everyone, welcome to Economically Yours. Hope everyone is doing great and I hope आप मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे. So लास्ट हमने जो टॉपिक खत्म किया था, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया था और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने आपको ओवरव्यू बताया था. उस ओवरव्यू में हमने 2 पॉइंट को अपने लास्ट वीडियो में टेकअप किया था. दैट इज बैंकिंग क्या होती है, दैट इज व्हाट इट मींस व्हाट इज बैंकिंग, सॉरी. एंड सेकेंड कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था. और कमर्शियल बैंक के लास्ट जो फंक्शंस थे मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के छोड़ दिया था कि डिटेलिंग्स मैं आज की वीडियो में बताऊंगी. सो लेट्स प्रोसीड. इसको देखने से पहले आप ये सोच रहे होंगे कि ये पागल है क्या कि फंक्शंस इतने छोटे में बता रही है. नहीं, मैं पागल नहीं हूं. मैं एक्चुअली आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी पहले, उसके बाद मैं कॉम्पोनेंट्स को क्लियर करती जाऊंगी डिटेल बाय डिटेल. इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया है. फिर मैं सारे पॉइंट, सारे कॉम्पोनेंट्स को, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं एंड एडवांसिंग लोन के अनफॉर्चुनेटली कोई कॉम्पोनेंट्स नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है. लेकिन इसको क्लियर करने के बाद आई ट्राई टू मेक क्लियर कि मैं हर कॉम्पोनेंट को डेफिनेशन बाय डेफिनेशन में बताती जाऊंगी कि ये क्या होता है. अनटिल अनलेस जब तक आप नहीं समझेंगे कि कॉम्पोनेंट क्या होता है, कोई फायदा नहीं है आपका बैंकिंग पढ़ने का. तो लेट्स प्रोसीड. फंक्शंस लास्ट छोड़े थे मैंने और उस फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक प्राइमरी फंक्शन होता है, एक सेकेंडरी फंक्शन होता है. अभी मैं प्राइमरी फंक्शन से स्टार्ट करूंगी क्योंकि प्राइमरी फंक्शन में आपके 2 कंपोनेंट हैं. एक आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, एक आपका एडवांसिंग लोन है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका ये प्राइमरी फंक्शन होता है कि बस जो सेवर होता है वो जाता है बैंक में, पैसा जमा करता है कि उसको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलेगा, और उसके बाद जो इन्वेस्टर होता है वो आता है, कहता है भैया मुझे लोन दे दो, तो वही सेवर का पैसा जाता है इन्वेस्टर के पास लोन के तौर पर. यही था, यही एक मैकेनिज्म होता है बैंकिंग का. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि बैंकिंग क्या होता है, तो बैंकिंग इज द मैकेनिज्म वेयर सेवर अपने पैसे को डिपॉजिट करता है और वही डिपॉजिट हुआ पैसा आपका मैकेनिज्म होते 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 इन्वेस्टर के पास पहुंच जाता है. बैंक वाले यही करते हैं. दैट्स व्हाई बैंक को इंटरमीडिएटरी या इंटरमीडिएटर भी बोला जाता है. अब इंटरमीडिएटर कौन होता है? हम लोग कहते हैं ना, ये भाई मीडिएटर का काम मत करो. मीडिएटर का काम का मतलब है कि बीच का इंसान जो ले भी रहा है पैसा और उस पैसे को आपको दूसरे इन्वेस्टर को दे भी रहा है. तो दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन से कि मैकेनिज्म होता है सिंपल लैंग्वेज में. अगर हम बोले कि बैंकिंग क्या होती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में ये मैंने चार्ट बनाया है, इसको मैं एक एक करके क्लियर करूंगी. लेकिन पहले आप देख लीजिए कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं. पहली बात, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को अगर बहुत इजी लैंग्वेज में बोलो, डिपॉजिट को एक्सेप्ट. अब एक्सेप्ट कौन करता है डिपॉजिट में? बैंक करेगा, और कौन करेगा? हम सेवर ग्रुप जाके बैंक को पैसा देते हैं और कहते हैं भैया आप मेरा पैसा रखो, 10 रुपए का 20 रुपए बना के दो. बना के वो ऐसे नहीं दे देगा. आप वहां पे पैसा जमा करोगे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पूरी करोगे, अपना पूरा का पूरा बताओगे कि मेरा नाम क्या, बिना नाम बताए चले आओगे. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. तो सारी चीजों का आप फाइनलाइज करोगे, वहां पे बैंक में जाके सारा डॉक्यूमेंट अपना भरोगे, क्या है क्या जो भी उनको चाहिए होगा. सारा प्रोसेस करने के बाद आपका अकाउंट खुल गया और आप अपने पैसे को जमा कर दिया और वही पैसा बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया. तो पहला फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. किससे? सेवर से. यहां पे मैं एस लिख दे रही हूं, सेवर से. ठीक है. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 2 टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आते हैं. एक आता है डिमांड डिपॉजिट और एक आता है टाइम डिपॉजिट. आई गेस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद होगा जो मैंने लास्ट मैक्रो का पहला यूनिट लिया था, पहला चैप्टर लिया था अगर कहो तो, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी में मैंने आपको क्लियर किया था. जब हम लोग मनी सप्लाई ऑफ मनी पे आए थे तो मैंने उसमें आपको क्लियर किया था M1, M2 एंड M3 एंड M4 वाली जो बताई थी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, सॉरी. तो डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट का मैंने वहां पे डेफिनेशन क्लियर की थी. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नटशेल में थोड़ा सा आपको एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेती हूँ कि टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या होती है. पहली चीज, डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट कि आपके डिमांड से जनरेट हुआ डिपॉजिट. आप डिमांड से कैसे जनरेट होता है भाई डिपॉजिट? नहीं, डिमांड आपको, आप सपोज आप गए मार्केट में और मार्केट में आपने कोई कमोडिटी देखी और आपके पास क्या हुआ, भाई पैसा नहीं है आपके पास. जब पैसा नहीं होगा तो कमोडिटी कैसे खरीदोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप जाओगे बैंक. अब तो एटीएम फैसिलिटीज हो गई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बैंक से विड्रॉ कराना है तो डेफिनेटली आप बैंक जाओगे और कहोगे भैया
मैं ये चेक दे रहा हूँ, मेरे को अकाउंट से मेरा इतना पैसा निकाल के दे दो। तो दिस इज व्हाट कि आपने अपने डिपॉजिट जो आपने बैंक में की थी उससे आपने डिमांड की, क्योंकि आपको वो कमोडिटी चाहिए थी, क्योंकि आपको बहुत पसंद आई है। बिना पैसे की कोई चीज मिलती है क्या? और फिर आता है टाइम डिपॉजिट। भैया टाइम डिपॉजिट तो हर कोई सुनता है। टाइम डिपॉजिट क्या होती है? टाइम डिपॉजिट टाइम से रिलेटेड, और जनरली टाइम डिपॉजिट अगर बोलो तो जो टाइम, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, आपके मम्मी पापा आपके लिए बचपन से करके रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारे टाइम डिपॉजिट होते हैं अगर कहो तो यही इसका मतलब सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट होता है। मैंने आपको बहुत ही इजी इस वे में क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको डेफिनेशन का इश्यू है तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि टाइम और आपका डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। जस्ट बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, आई नीड टू बकल अप कि मुझे ये टॉपिक जल्दी से जल्दी लेना है और क्लियर एंड कट कॉन्सेप्ट में आपको बताना है। डिमांड डिपॉजिट का फिर 2 अकाउंट आता है। अकाउंट वैसे बहुत सारे होते हैं, बट जो कॉमन अकाउंट आता है वो सेविंग अकाउंट होता है और करंट अकाउंट आता है। अब सेविंग्स अकाउंट क्या होता है और वो सेविंग्स अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में क्यों आता है, आप खुद सोचो। इसलिए आता है क्योंकि जब आप पैसे को सेव किए रहते हो, जैसा कि अभी मैंने आपको कमोडिटी का एग्जांपल दिया कि जब हम मार्केट में गए और आपको कमोडिटी पसंद आई और आपके पास पैसा नहीं रहा तो आप बैंक गए ना, तो बैंक से आपने बोला कि मैं चेक काट के दे रहा हूं, मुझे पैसा दे दो। तो डेफिनेटली आपने किस अकाउंट, वो आपका कौन सा अकाउंट है? क्या कोई भगवान का कोई अकाउंट होगा क्या? डेफिनेटली नहीं यार, वो आपका सेविंग्स अकाउंट होगा। जो भी पैसा आप जैसे घर में बचत करते हो वैसे आप जाके बैंक में बचत कराते हो, सेव कराते हो पैसा। जस्ट बिकॉज बैंक आपको बेनिफिट देता है, आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा देता है, इसलिए आप बैंक में भरोसा करके कहते हो रखो मेरा पैसा। वैसे तो हम किसी को देते नहीं है, लेकिन बैंक को दे देते हैं क्योंकि बैंक हमें बेनिफिट देता है। बैंक के पास जब हम जिस अकाउंट से कहते हैं ना कि भैया पैसा निकाल के दे दो, वही हमारा सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट जनरली आपको मैं इसका बेनिफिट भी बताऊं कि सेविंग अकाउंट लोग क्यों खोलते हैं। इसलिए खोलते हैं क्योंकि एट द टाइम ऑफ अ नेसेसिटी, क्राइसिस, नीड के टाइम पे हम इस अकाउंट के लिए डिमांड कर पाए। दैट्स व्हाई इट कम अंडर द डिमांड डिपॉजिट। अब सेकेंड है करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट जिसको हम लोग चालू खाता बोलते हैं। करेंट अकाउंट जो होता है, जैसे कि आपको तुरंत इमरजेंसी में तुरंत पैसे की नीड है तो आप अपने कौन से अकाउंट में एक्सेस करोगे? करेंट अकाउंट में। आपको तुरंत जरूरत है, आपने तुरंत 10,000 की शॉपिंग कर ली जाके पैंटालून में, कहीं पे भी, और आपको तुरंत जरूरत है, तो करंट अकाउंट आपको हेल्प करता है। आप अपना एटीएम निकालते हो और स्वाइप कर देते हो, तो डेफिनेटली करंट अकाउंट, वो पैसा आपका करंट अकाउंट में होता है। टाइम डिपॉजिट भैया हमको तो नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा कि टाइम डिपॉजिट क्या होता है। टाइम डिपॉजिट आपका टाइम से रिलेटेड जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो टाइम से पहले ना आपको मिल सकते हैं और टाइम पे आप जमा भी उसको करना पड़ता है। टाइम डिपॉजिट की खासियत होती है और डीमेरिट कह सकते हैं, खासियत ये होती है कि जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो काफी लंपी मिलता है। लंप मतलब काफी भारी भरकम, कि आपने अगर 10 रुपए जमा किया तो 100 रुपए मिलेगा। लेकिन वो 100 रुपए क्यों मिलता है? क्योंकि एक टाइम के बाद, एक ड्यू डेट के बाद ही वो आपको 100 रुपए मिलेगा। टाइम डिपॉजिट कई क्राइटेरिया में अलग होते हैं, लेकिन कई क्राइटेरिया में ये भी उनकी कंडीशन होती है कि आप 5 साल 10 साल से पहले उसको मैच्योर नहीं करा सकते हो, इसीलिए टाइम डिपॉजिट होता है। और टाइम डिपॉजिट का सबसे बड़ा खासियत होता है वो लॉन्ग टर्म बेस पे आपको हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म बेस का मतलब हो गया कि आपको आगे चल के जैसे सपोज एज अ पेरेंट अगर आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, शादी तो छोड़ा, मेरा तो बिलीव ही नहीं है शादी में, पढ़ाई का अभी आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है और फर्स्ट क्लास से कोई ऐसा आपने टाइम डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट उसके लिए शुरू किया और 12th क्लास के बाद 5, 10 साल 12 साल के बाद वो मैच्योर किया, तो वो शायद आपको 5 लाख 10 लाख रुपए मिलेगा, तो वो उसके एजुकेशन में हेल्प करेगा। टाइम डिपॉजिट की यही डिमेरिट होती है कि उसको टाइम से पहले आप नहीं मैच्योर करा सकते हो, कितनी भी नेसेसिटी हो वो उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन हाँ, डिफरेंट टाइम डिपॉजिट होते हैं। यहाँ मैंने 2 टाइम डिपॉजिट को लिया है जो कि आपके बुक में दिया है, एक फिक्स्ड है, एक रिकरिंग है। ठीक है, फिक्स्ड में तो भैया फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, उसको कोई छू नहीं सकता। डिफरेंट जितने भी आपके एफडी होते हैं, पापा मम्मी से पूछो, बोलो कि एफडी तोड़वा लो, एफडी ऐसे थोड़ी टूटती है, एक सर्टेन टाइम पे ही वो आपको अलाउ करेंगे कि हाँ आप एफडी तोड़ सकते हो। दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। यू कैन यूज इट
ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी काइंड ऑफ जो लॉन्ग टर्म बेसिस की इमरजेंसी है, शॉर्ट टर्म बेसिस की नहीं। शॉर्ट टर्म में सिर्फ आप अपने डिमांड डिपॉजिट के वो 2 अकाउंट को यूज कर सकते हो, टाइम डिपॉजिट एकदम नहीं। फिर आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ये आपका कह सकते हैं कि नेसेसरी में काम आता है, ये तब भी फिक्स डिपॉजिट मतलब टाइम डिपॉजिट में आता है। लेकिन रिकरिंग वर्ड ही बोला कि बार बार जो आपको अगर रिकर हो रहा है, लेकिन करंट डिपॉजिट से इसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। रिकरिंग डिपॉजिट जैसे कि अभी पीएम मोदी की सरकार ने जब डिमोनेटाइजेशन हो गया था तो एक लिमिट बांध दी थी कि इतने 1000 रुपए ही आप विड्रॉ करा सकते हो। उसका बहुत सारे रीजन थे, वो इकोनॉमिकल रीजन है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में ये था कि आप थोड़ा सा जैसे कि अगर आपका करंट अकाउंट में कह सके कि आप 500 1000 रुपए करंट तुरंत आपको चाहिए और आपने तुरंत उसको पे करना है, तो वैसे ही अगर देखो तो रिकरिंग डिपॉजिट में 1000 से ज्यादा वाला अमाउंट आप डिपॉजिट मतलब निकाल सकते हो अपने नीड से। तो यही डिफरेंस होता है आपका टाइम और डिमांड का। ठीक है, ये अभी मैं और डिटेलिंग में अभी आपको बताऊंगी। अभी बस मैं ब्रीफ एक आपको पिक्चर दिखा रही हूँ कि एक्चुअली अगर आप बताना चाहो ये दोनों क्या होता है तो आप बता सको। तो ये पूरा फ्रेम खत्म हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का। अब आते हैं एडवांसिंग लोन में। एडवांसिंग लोन नाम से ही बोला है कि एडवांस करना लोन। अब एडवांस करना लोन का मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है इन्वेस्टर्स को लोन देता है, नॉट ओनली इन्वेस्टर्स। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि कंजम्पशन भी कोई करता है भाई, मैंने आपको क्लियर किया था कि कंजम्पशन और इन्वेस्टर का क्या हम कैसे उसको बताएंगे। हम और नहीं लिख सकते ना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में, बल्कि हमको बताना होगा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए। एडवांसिंग लोन जो है यहाँ पे बताता है कि बैंक्स एडवांसेस लोन्स मोस्टली फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी। यहाँ ये वर्ड को अभी छोड़ देते हैं, अप्रूव्ड सिक्योरिटी पहले हम यहाँ क्लियर करते हैं, प्रोडक्टिव पर्पसेस। डेफिनेटली कोई भी लोन लेने आएगा, चाहे वो कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहा हो, भले जैसे एग्जांपल अपने बच्चे की पढ़ाई एजुकेशन लोन के लिए ले रहा हो। सेकंड, चाहे वो इन्वेस्टर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ले रहा हो, अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए ले रहा हो, डेफिनेटली वो बैंक पे ही जाएगा, बैंक से ही पैसा मांगेगा, क्योंकि लोन्स का पैसा काफी हाई होता है, लम से भी ज्यादा होगा, मैं तो ये बोलूंगी। डेफिनेटली एक उद्योगपति है अगर, एक बिजनेसमैन है अगर, तो डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए होगा। एक एजुकेशन लोन को बेयर करने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली इट विल कम अंडर द एडवांसिंग लोन। प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, वो सारे प्रोडक्टिव पर्पसेस ही तो है, तभी तो आप लोन ले रहे हो ना, सिंपल। फिर इसका है लास्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, भाई बैंक थोड़ी बोलता है कि आओ और ले जाओ पैसा, ऐसे थोड़ी होता है। अप्रूव सिक्योरिटी का मतलब है कोलैटरल। जब भी आपने वर्ड सुना होगा गिरवी रखना सुना है ना, अप्रूव्ड। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रही हूं, जैसे कि आपको आपको तुरंत इमरजेंसी है पैसे की, अनफॉर्चुनेटली आपके बैंक में पैसा नहीं है, तो आपने अपने नियर बाय जैसे गोल्ड को तुरंत पैसे में चेंज करा लिया ना। तो आपके पास नहीं है तो आपने क्या किया, अपने गोल्ड को गिरवी रख दिया कुछ पैसे के लिए, फिर बोला लेटर ऑन जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं अपनी ज्वेलरी को छुड़ा लूंगी उससे। वैसे ही बैंक होता है, बैंक आपको ऐसे लोन नहीं प्रोवाइड कर देता है। बैंक भी कहता है कि मैं अगर आपको लोन दे रहा हूं तो आप अपने उसके लिए कि मुझे हमें भरोसा दिलाने के लिए कि आप क्रेडिबिलिटी आपके अंदर है कि आप फ्यूचर में ये जो लोन हमसे ले रहे हैं उसका पैसा वापस कर पाएंगे। कोलैटरल जिसको बोलते हैं बैंक की लैंग्वेज में, कोलैटरल। बहुत लोग प्रॉपर्टी के पेपर्स रख देते हैं, बहुत लोग अपने घर के पेपर्स रख देते हैं, घर जिसमें वो रह रहे हैं, बहुत लोग जिसमें नहीं रह रहे हैं अगर उनके पास प्रॉपर्टी, और बहुत लोग जिनके पास कोई कोलैटरल नहीं होता उनको थोड़ा थोड़ा पैसा वेव करना पड़ता है, मतलब कि देना पड़ता है, क्योंकि बैंक को एक आपकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा होना जरूरी होता है। देन ओनली बैंक्स विल प्रोवाइड यू लोन्स, अदरवाइज वो आपको एडवांस नहीं करेगी लोन जब तक वो आपकी क्रेडिबिलिटी को नहीं जान लेगी। दैट्स व्हाई बैंक्स में जब हम लोन मांगने जाते हैं तो बहुत सारी जगह ये पूछा जाता है कि आपके फादर या आप कौन सी ऑक्यूपेशन में है, आपके ऑक्यूपेशन में आपका कितनी मंथली इनकम है, और कितनी मंथली इनकम में आपके कितने एक्सपेंडिचर एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज होते हैं।
तो आई गेस मैंने ये दो एक ब्रीफ पॉइंट से क्लियर कर दिया है। अभी आगे इसको थोड़े से डिटेल्स में देखते हैं, तो चलिए देखते हैं फिर। तो अब चलिए हम लोग प्राइमरी फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं उसके डेफिनेशन के साथ। प्राइमरी फंक्शन में पहला हमने पढ़ा कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आता है, जैसे कि फ्लो चार्ट में हमने डिस्कस किया। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब है अ बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। अब पब्लिक कौन है यहाँ पे? सेवर ग्रुप। मैं बार बार इसलिए लिख दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, बार बार बोल रही हूँ ताकि आप जब किसी को समझाओ या खुद एग्जाम में लिखो तो आपको पता हो कि ये पब्लिक कौन सी पब्लिक की बात हो रही है जो जमा करती है, किससे एक्सेप्ट करती है पैसा बैंक? कॉमन पब्लिक, जो कि सेवर ग्रुप होती है, हम आप। People can deposit their cash balances are in the form of checkable deposit or non, यहाँ पे और नहीं होगा, सॉरी, and होगा, and non checkable deposit सॉरी। अभी आपने सोच रहे होंगे कि अभी तो इसने फ्लोचार्ट में कुछ और बताया, एक्चुअली में है वही चीज, बट इसको एक पूरा एक स्लॉट दे दिया, एक नाम दे दिया। जो अभी मैंने आपको टाइम और डिमांड बताया, टाइम और डिमांड को तो बोलेंगे ही बोलेंगे, टाइम और डिमांड को ही यहाँ पे चेकेबल डिपॉजिट एंड नॉन चेकेबल डिपॉजिट बोला गया है। चेकेबल डिपॉजिट को ही यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट, जिसके मैंने आपको दो वेरिएंट्स बताए, दो अकाउंट बताए, सेविंग और करंट। नॉन चेकेबल जो आपका टाइम डिपॉजिट है, उसके मैंने आपको दो एलिमेंट बताए, जो कि एक आपका फिक्स्ड है, एक आपका रिकरिंग बताया। बस चीजें अलग हो जाती है क्योंकि नाम अलग अलग होते हैं, और यही सारी चीजों में बच्चे गलती कर जाते हैं। बच्चे क्या, कभी कभार जो जितने पढ़ने वाले भी होते हैं, अगर उनको नहीं पता होता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ब्रॉड है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि भाई सारी चीजें खुद मुझे इतनी नहीं पता होगी, सिर्फ बैंक में काम करने वालों को पता हो या बैंक से रिलेटेड जो पढ़ाई करते हैं, जो कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं, उनको पता होगी। बाकी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा एक चैप्टर है बैंकिंग, जो कि हायर लेवल पे मास्टर्स आप करोगे अगर कॉमर्स से या इकोनॉमिक्स से, तो आपको पूरा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा उसका। तो पहली बात करते हैं चेकेबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट जो हमारा डिमांड डिपॉजिट की मैंने बात की, इसलिए मैंने यहाँ पे डीडी लिख दिया है, आपको प्रॉब्लम ना हो। चेकेबल डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जो आपका इश्यू हो जाते हैं किसी भी समय। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड डिपॉजिट में जब आपको लगती है कि आपको मनी की डिमांड करना है, तब आप वो डिपॉजिट से पैसे विड्रॉ कराते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल चेकेबल डिपॉजिट, द डिपॉजिट्स दैट कैन बी इशूड एनी टाइम एट द नीड ऑफ क्राइसिस, एट द नीड ऑफ, जब आपको जरूरत हो, वो आपके चेकेबल डिपॉजिट में आता है। फिर नॉन चेकेबल की बात करें तो जस्ट उसका उल्टा, ये चेकेबल है जब हर किसी भी टाइम में इशू हो सकता है, तो नॉन चेकेबल क्या होगा कि हर टाइम पे इशू नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लो फिक्स डिपॉजिट का। क्या फिक्स डिपॉजिट को क्या जब भी डिमांड करोगे क्या आपको मिल जाएगा पैसा? जाओगे बैंक में बोलोगे भैया कि मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था, मुझे तुरंत पैसा चाहिए। अभी आपने रिसेंटली अपना फिक्स डिपॉजिट शुरू किया कि आपका पैसा तुरंत रिडीम होकर या मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपने फिक्स डिपॉजिट किया है। हर डिपॉजिट का, मैं आपको यहाँ पे एडिशनल बता रही हूँ, हर डिपॉजिट का नेचर अलग होता है, उसके पर्पसेस अलग होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो आपने कल डिपॉजिट किया और एक हफ्ते बाद ये नहीं बोल सकते हो बैंक को कि हमने फिक्स डिपॉजिट किया था, हमें तुरंत पैसा चाहिए। बैंक बोलेगी आप घर जाओ, आप पागल हो गए हो। और अगर आपने डिमांड डिपॉजिट कोई किया है और अगर आप बोलोगे कि आप जमा ही करते थे, तो बैंक आपको तुरंत बोलेगा कि सिर्फ आप पैसा क्यों जमा कर रहे हो। आपको कोई इमिटेशन मैसेज आ जाएगा तुरंत कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है, यू आर नॉट यूजिंग योर एटीएम या चेक, तो आपका एटीएम या चेक को ब्लॉक भी कर सकता है बैंक। तब आपको जाके वहां पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हम इतने दिन से यूज नहीं कर रहे थे बिकॉज हमें कोई नीड नहीं थी, बट आपका वहां पे प्रेजेंस होना जरूरी है, प्रेजेंट आपका होना जरूरी है। ये सारी कंडीशंस होते हैं जो ये चेकेबल एंड नॉन चेकेबल को अलग अलग क्राइटेरिया में डिस्क्राइब करते हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि मैं इसके आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन पूछता है कि चेकेबल एंड नॉन चेकेबल में क्या अंतर होता है, बहुत माइन्यूट सा, कि जो चेकेबल होता है वो आप किसी भी समय आप उसको इशू करवा सकते हो बैंक से, जो कि आपका डिमांड डिपॉजिट होता है, अभी जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया। और जो नॉन चेकेबल होता है वो आपका एक ऐसा डिपॉजिट होता है जो आप हर समय किसी भी समय नहीं इशू करवा सकते हो, जो कि आपका टाइम डिपॉजिट होता है।
ठीक है, आई गेस मैंने क्लियर किया है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बाद एडवांसिंग लोन्स में। तो अब बढ़ते हैं हम अपने प्राइमरी फंक्शन के सेकेंड फंक्शन पे, जो कि है एडवांसिंग लोन्स हमारा। अभी मैंने ये वाला तो क्लियर कर दिया था आपको, फिर से लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। बैंक्स एडवांस लोन्स मोस्टली फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, जिसको हम लोग कोलैटरल भी बोलते हैं। मैंने अभी क्लियर किया आपको कि बैंक लोन सिर्फ इन्वेस्टर या कंजम्पशन होल्डर्स को देता है सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस पूरा करने के लिए। प्रोडक्टिव पर्पसेस मैंने आपको बताया, जैसे एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेना हो, या एक उद्योगपति या बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को स्टार्टअप या अपने बिजनेस को थोड़ा सा पुश या एक्सेलरेट करने के लिए बैंक से लोन लेना हो। दिस इज व्हाट ऑल द पर्पस कि व्हाई द बिजनेसमैन टेक्स लोन या एडवांसेस लोन फ्रॉम बैंक्स। सेकंड पॉइंट, ये जितने भी एरोज हैं ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। The amount of loan is generally less than the value of security। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो आप जैसे सपोज एग्जांपल दे रही हूं, शायद आपको समझ में आ जाए, नहीं आता है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। सपोज आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लिया, और बैंक ने बोला कि इस 1 लाख रुपए के लिए आप क्या कोलैटरल रखना चाहते हो या क्या ऐसी सिक्योरिटी रखना चाहते हो जिससे हम ये परख पाए कि आप फ्यूचर में पैसा पे करने के लिए लायक हो, दैट यू आर अफोर्डेबल या यू हैव दैट क्रेडिबिलिटी कि आप फ्यूचर में हमारा पैसा पे करने के लिए तैयार हो। तो जो आप चीज रखते हो बैंक के सामने एज अ कोलैटरल, चाहे जमीन रखते हो या कह सकते हो जमीन का पेपर रखो, जमीन तो वैसे ही बहुत ज्यादा महंगी होती है, और या तो एक इंटरेस्ट के तौर पे, या कहो कि हमारे पास कोई से कोलैटरल नहीं है, हम फ्यूचर आपको पे करते रहेंगे, वेव करते रहेंगे इंटरेस्ट के तौर पे, तो डेफिनेटली वो वैल्यू जो आप लोन उठाते हो वो कम होती है आपके वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से, जितनी, क्योंकि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है तो जमीन, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सबका वैल्यू ज्यादा होता है। अब भाई लैंड की प्रॉपर्टी की वैल्यू देख के तो आप जाके लोन नहीं लोगे ना, डेफिनेटली। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारा चीज क्या है कि आप जो भी लोन ले रहे हो वो आपका कम होता है अमाउंट में विद द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि लोन अमाउंट इज नेवर पेड इन कैश। भाई इतना पैसा क्या बैंक आपको कहेगा भैया इतना कैश है, ले जाओ जेब में भर के आराम से? नो, बैंक आपको अलाउ ही नहीं करेगा। इतना बड़ा एडवांस लोन जब आप लेने जाते हो तो बैंक आपको चेक या कह सकते हो ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको देता है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट में वो पैसा आपको नहीं देगा। ड्राफ्ट आप क्योंकि पहली चीज की वो आपके लिए इनकन्वीनियंट होगा, इतना ज्यादा पैसा आप कैसे लेके जाओगे। बैंक को आपकी भी सिक्योरिटी देखना भी बहुत अनिवार्य है कि इतना ज्यादा पैसा आप नहीं ले जा सकते हो। एंड सेकेंड थिंग कि आप ले भी जाओगे तो कैसे ले जाओगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए एक तरह से देखा जाए तो बैंक कभी भी जो भी लोन लेने आता है उनको कैश में पेड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लास्ट, all deposits are not withdrawn at a time. Banks keep as cash reserve only a small percentage of the total DD या डिमांड डिपॉजिट। जाहिर सी बात है जब आप अकाउंट खोलते हो जाके और सपोज आप अकाउंट में 10,000 रुपए तुरंत अपना सेवक ग्रुप में भर देते हो, सेवक ग्रुप के वो 10,000 रुपए जाके डिपॉजिट कर दिया, अब आपको तुरंत 10,000 की जरूरत पड़ी तो तुरंत बैंक आपको 10,000 रुपए विड्रॉ करने को नहीं देती है, वो आपको लिमिट दे देगी। वो कहेगी कि यू कैन विड्रॉ अराउंड 8 to 9 के बीच, पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि बैंक कुछ अमाउंट या परसेंटेज आपका जो कैश होता है जो आपके अकाउंट में होता है वो थोड़ा सा अपने पास रखती है, जस्ट टू शो कि आपका अकाउंट खाली ना हो और ना आपको इनकन्वीनियंट हो फ्यूचर में कि आप फिर से आओ अपने अकाउंट पे फिर से काम करो, फिर से पूछो कि इतने टाइम से आपका अकाउंट खाली पड़ा था, तो बैंक आपको इंटीमेशन मैसेज भेजती रहती है, कहती रहती है कि आपके अकाउंट में इतना कम पैसा, क्योंकि वो आपके पैसे को सेफ रखती है और आपका पैसे को सेफ रखने के लिए वो चार्जेस पे लेती है, पे नहीं करती, पे आप करते हो। तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेगी कि आपका अकाउंट पूरा खाली हो, तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप पैसे को निकाल सकते हो और कुछ पैसा वो रखती है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल डिमांड।
आई गेस ये 4 पॉइंट आपको क्लियर होंगे। इनमें से कोई भी 4 पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट मैं आपको और क्लैरिटी से ये पॉइंट्स को क्लियर कर पाऊं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी चीजें मैं व्हाइट बोर्ड में टेकअप कर रही हूँ वो आई एम प्रोवाइडिंग थ्रू द PDF, यू कैन डाउनलोड इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपका मन हो तो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट मैं कोई भी ऐसे वीडियोस अगर मैं पोस्ट करूं तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे, ताकि आपकी प्रिपरेशंस बूस्ट हो, जो कंसेप्चुअल बेस पे काम कर रहे हैं या जो 12th 11 जो भी पढ़ रहे हो। आई गेस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड थैंक यू सो मच। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।